हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पीसीएस 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये DIS की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 10 का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आ चुका है। इससे पहले हम लोगों ने 8 तक सॉल्व कर लिया। 9 नंबर हमारा सीसेट का है, उसको हम लोग एग्जाम के 1 मंथ पहले ही सॉल्व कर लेंगे। जितने भी सीसेट के टेस्ट होंगे, ठीक है, 3-4 जो भी होंगे, 5 वो सारे सॉल्व करवा दूंगा मैं, ठीक है। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और ये सेकेंड है तो ये इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा डिस्कशन हमारा रहने वाला है 25 क्वेश्चनों का, ठीक है। तो इसको एंजॉय कीजिए। और अगर इनकी PDF आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से मैं टेलीग्राम पे जो है अपनी PDF शेयर कर देता हूँ, और फेसबुक ग्रुप भी है, वहाँ भी मैं कर देता हूँ। और दोनों का नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो चलते हैं 26 क्वेश्चन नंबर पर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। तो फर्स्ट है कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1906, मद्रास अधिवेशन 1887 और बम्बई अधिवेशन 1889 और बनारस अधिवेशन 1905। तो इसका ए ऑप्शन सही है। जो कलकत्ता अधिवेशन 1906 का था, इसी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसी में इन्होंने मांग की थी स्वराज की, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। इसमें चलते हैं नेक्स्ट में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार द्वारा निर्धनता निवारण हेतु अपनाई गई त्रिआयामी रणनीति का हिस्सा नहीं है। तो फर्स्ट है समृद्धि आधारित रणनीति, सेकंड है निर्धनता निवारण कार्यक्रम रणनीति, इसी है कि न्यूनतम आधारित सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रणनीति, और डी वाटरशेड मैनेजमेंट रणनीति। तो इसका डी ऑप्शन ये सही नहीं है इसके हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो रणनीतियाँ अपनाई गई थी, इसके लिए जो समृद्धि आधारित रणनीति है, निर्धनता निवारण कार्यक्रम, और जो न्यूनतम आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो है रणनीति, ये तीनों अपनाई गई थी जो सरकार की निर्धनता निवारण जो त्रिआयामी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन वाटरशेड में ये नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है कि कथन दिए गए हैं, उनका मिलान भी सही बताना है कि कौन सा सही है। इसमें तो जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की कार्य सहभागिता दर पुरुषों से अधिक है। सेकेंड है कि महिलाओं की कार्य सहभागिता दर 25.6% है। तो देखो सेकेंड हमारा सही हो गया। और सेकेंड अगर हमारा सही है तो पहला देखो वैसे ही हमारा गलत हो जाता है स्टेटमेंट, क्योंकि देखो 25 से ज़्यादा तो पुरुषों की होगी ही। और यहाँ स्टेटमेंट में क्या कह दिया गया है कि महिलाओं की कार्य क्षमता सहभागिता पुरुषों की दर से अधिक है। तो हो ही नहीं सकता ऐसा, तो ये गलत हो गया, क्योंकि पुरुषों की आपको देखने को मिलेगी जो कार्य सहभागिता जो क्षमता की बात करें तो इसमें लगभग 54% आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला गलत हो गया, सेकेंड सही है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विभाग की स्वतंत्र संस्था कारपाट की स्थापना कब की गई थी। तो ए ऑप्शन है 1983 में, 1984 में, 1986, 1989। तो सी ऑप्शन सही है। ये 1986 में इसकी स्थापना की गई थी कपार्ट की, ठीक है। ये कपार्ट होता है, कारपाट नहीं होता है, कपार्ट होता है, कपार्ट, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म की बात करें तो देखो इसकी फुल फॉर्म होती है द काउंसिल एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो ग्रामीण विकास के बारे में बात करता है, ये ग्रामीण डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं। और ये ग्रामीण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सरकार का जो केंद्र सरकार का ग्रामीण मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट है वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करती है कहलाती है। तो फर्स्ट है रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, प्रमुख उधारी दर और बैंक रेट। तो डी ऑप्शन सही है। इसको जो है जो बैंक दर होती है उसी के आधार पर पुनर्कटौती करती है, जो प्रथम श्रेणी के बिलों में पुनर्कटौती होती है, जो RBI का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अलग समिति का संबंध किस एक से है। तो फर्स्ट है कि बेरोजगारी से, गरीबी से, MSME से या बैंकिंग से। तो इसका ऑप्शन बी सही है। जो ये गरीबी से संबंधित है, अलग समिति, इन्होंने अलग समिति की सिफारिश, अलग समिति इसीलिए समिति की गई थी कि गरीबी के निर्धारण से संबंधित थी कि उसको निर्धारण कैसे किया जाए। तो इसकी स्थापना जो बात करें कि कब हुई थी, तो जो 1977 में ये अलग समिति आई थी हमारी, जिसमें इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। नेक्स्ट है दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरण पर विचार कीजिए। तो GNP दिया गया है, GNP और GDP प्लस X माइनस M। तो GNP मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, ग्रोस नेट प्रोडक्ट के बारे में बात करता है। ये GDP जो है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। X दिया गया है कि जो निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय है, और M दिया हुआ है कि जो विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय है, ठीक है। तो इनके बारे में एक बंद अर्थव्यवस्था का संदर्भ है। तो देखो जब बंद अर्थव्यवस्था होगी तो वहाँ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट तो होगा नहीं,
तो जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा तो एक्स और एम का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो जितनी जीडीपी होगी उतनी ही जीएनपी होगी, तो उसमें कुछ कम नहीं होगा ना ही ज़्यादा होगा। तो देखो इसमें जो है असत्य होगा, तो देखो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया कि ये एक्स और एम बराबर हो जाएंगे, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय की किस विधि का सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है उसमें किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि उत्पादन गणना विधि, ठीक है, सेकंड है आय गणना विधि, सी है कि व्यय गणना विधि, इनमें से कोई नहीं। तो ये सी ऑप्शन जो सही है, जो व्यय गणना विधि है, इसका जो है भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसमें व्यय गणना में इसका जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी राष्ट्रीय आय की गणना में जो विधि है व्यय गणना की विधि, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है। वैसे अदर जो विश्व की इकोनॉमी है उसमें इन तीनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इंडिया में केवल उत्पत्ति गणना विधि और आय गणना विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन व्यय गणना विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इसके आंकड़े उपलब्ध इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या स्थिरता की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रजनन दर होनी चाहिए। तो 2.4%, 2.3%, 2.1%, 2.8%। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जो 2.1% होनी चाहिए, जो भारत की जो जनसंख्या है उसको स्थिर करने के लिए। ठीक है, कि मतलब ज़्यादा वो ना बढ़े, जनसंख्या ना बढ़े, ज़्यादा उच्च स्तर से ना बढ़े, तो ये प्रजनन दर 2.1 होनी चाहिए। और वर्तमान में अगर बात करें कि कितनी है प्रजनन दर, तो 2.2% आपको देखने को मिलती है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े किसके द्वारा प्रतिमाह जारी किए जाते हैं। तो फर्स्ट है नीति आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, और डी ऑप्शन है कि सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। तो ये देखो जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा है, इसी के द्वारा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो ये जो है तुम्हारा वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। तो फर्स्ट है शिमला में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, पुणे में। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग फ्लोराइड आयन की अधिकता से प्रभावित है। तो दांत, आंख, वक्र, छोटी आंत। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो दांत होते हैं यही फ्लोराइड आयन से मतलब अधिकता से प्रभावित होते हैं। इसमें क्षरण होने लगता है अगर ज़्यादा मात्रा में जो फ्लोराइड आयन हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका डी सही है, क्योंकि तीनों जो है उत्पत्ति इसकी होती है कि सल्फर डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन सल्फाइड की और नाइट्रोजन ऑक्साइड की और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों का जो है ये कोयला के दहन से उत्पन्न होता है, उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में न्यूनतम जन घनत्व सही क्रम में बताइए। तो सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर। बी ऑप्शन है कि हमारा देखने को मिलता है ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा। ठीक है, और फिर थर्ड है कि ललितपुर, सोनभद्र, महोबा, हमीरपुर। डी ऑप्शन है ललितपुर, महोबा, सोनभद्र, हमीरपुर। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जो ये ललितपुर में सबसे कम आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद सोनभद्र में, महोबा में। तो देखो ललितपुर में कितना है, देखो ललितपुर में आपको देखने को मिलेंगे जो 242 बंदे मिलेंगे। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, अगर महोबा में बात करें तो 270 लोग मिलेंगे। ठीक है, और अगर महोबा में बात करें तो 275, और अगर बात करें हमीरपुर में तो 279। ठीक है, 279 देखने को मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश में नगरीय शिशु लिंगानुपात में शीर्ष जिला है। तो फर्स्ट है कि श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, मऊ, आजमगढ़। तो इसका सी ऑप्शन सही है, मऊ है। इसमें सबसे जो है शीर्ष लिंगानुपात पाया जाता है, आपको देखने को मिलता है मऊ में। ठीक है, क्योंकि मऊ में जो है ये 854 है, और इससे भी ज़्यादा अगर बात करें सबसे कम कितना है तो नगरीय शिशु लिंगानुपात तो ये देखने को मिलेगा 950 आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलेगा वो 950 है बलरामपुर में। ठीक है, 854 यहाँ मऊ में देखने को मिलता है आपको। नेक्स्ट है कि कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है उत्तर प्रदेश में शीर्ष ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला श्रावस्ती है। उत्तर प्रदेश में 77% ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि श्रावस्ती में शीर्ष ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 77.7% है, और अगर नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 22.2% है। ठीक है,
तो हमारा सही हो गया सी ऑप्शन। एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कथन में से कौन सा महाद्वीप देश या प्राचीन गोंडवाना लैंड के भाग थे? तो फर्स्ट है न्यूजीलैंड, सेकेंड है दक्षिण अफ्रीका, थर्ड है ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिफ्थ है भारतीय उपमहाद्वीप। तो देखो ये ग्रीनलैंड इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय उपमहाद्वीप, ये तीनों है, ठीक है। तो हमारा सही हो जाएगा सी ऑप्शन 1, 2, 4, 5, ठीक है। और इसके साथ साथ अंटार्कटिका और तुम्हारा देखने को मिलेगा मेडागास्कर जो है, ये भी इसी के भाग थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आकार के अनुसार घटते क्रम में सबसे छोटा है? तो बृहस्पति, वरुण, पृथ्वी, शनि। तो इसका सी ऑप्शन सही है। जो ये पृथ्वी है ये सबसे जो देखने को मिलेगा घटते क्रम में सबसे छोटा है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, ठीक है। सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण देखने को मिलेगा, फिर वरुण देखने को मिलेगा, उसके बाद पृथ्वी है, फिर आपको शुक्र देखने को मिलेगा, फिर मंगल है, फिर जो है बुध सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सत्य है? तो फर्स्ट है कि इस आंदोलन के दौरान सतारा और बलिया में समानांतर सरकार का गठन हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान से हुई थी। तो ये गलत है, ये दिल्ली के नहीं, मुंबई के ग्वालियर टैंक से इसकी स्थापना हुई, मतलब शुरुआत हुई थी, ठीक है। और ये जो आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में देखने को मिले था। इसके प्रथम सत्याग्रही की बात करें तो ये विनोबा भावे थे, सेकेंड जो जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें जो सतारा और बलिया में इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। और इसके साथ साथ जो तुम्हारा देखने को मिलता है सतारा, बलिया और मिदनापुर जो वेस्ट बंगाल में है, वहाँ भी यह समानांतर सरकार का गठन किया गया था। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो गया, केवल एक, सेकंड गलत है। नेक्स्ट है कि दिगंबर और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में लड़ा गया आंदोलन था। तो दक्कन का आंदोलन, ए नील विद्रोह, बी सी संथाल और डी रंगपुर। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जो नील विद्रोह हुआ था 1859 में, उसी में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने नेतृत्व किया था इसमें नील विद्रोह का, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है ये बताना है। तो फर्स्ट है घास भूमियाँ दी हुई हैं और तुम्हारा अवस्थिति मतलब उनकी स्थिति दी है। तो सेल्वास अमेजन घाटी, लानोस अर्जेंटीना, उरुग्वे और पंपास वेनेजुएला। तो देखो लानोस तो वेनेजुएला को देखने को मिलता है, लेकिन पंपास जो है अर्जेंटीना में देखने को मिलता है। तो ये दोनों हमारे गलत हो गए। और अमेजन ये वाला हमारा सही है, क्योंकि सेल्वास अमेजन घाटी में पाए जाते हैं। तो हमारा केवल क्या सुमेलित पूछा गया ना, हाँ, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, केवल एक, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में व्याघ्र अभ्यारण्य के रूप में जाने जाते हैं? तो फर्स्ट है रणथंभौर, बांदी, काजीरंगा और बांधव। तो हमारा देखो काजीरंगा तो असम में है और ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये गलत है। लेकिन रणथंभौर हमारा ये रणथंभौर, बांदीपुर और बांधवगढ़ तीनों ये बाघ अभ्यारण्य है। तो हमारा सही हो गया 1, 3, 4, 1, 3, 4 ए ऑप्शन सही हो गया। रणथंभौर गुजरात, ये हमारा राजस्थान में देखने को मिलता है, बांदीपुर कर्नाटक में है और बांधवगढ़ MP में है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैव उपचारण की विधियां हैं? तो फर्स्ट है फाइटो रिमेडिएशन, बी है आयल जयपर और फाइटो निष्कर्षण उपरोक्त सभी। तो ये डी ऑप्शन सही है इसका। ये तीनों जो फाइटो रिमेडिएशन, आयल जयपर और फाइटो निष्कर्षण जो है, ये तीनों जो है हमारी जैव उपचारण मतलब बायो रिमेडिएशन की विधियां हैं, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं अच्छे क्वेश्चन को। और नेक्स्ट है कि 1857 का विद्रोह स्थल नेतृत्वकर्ता से संबंधित मुहिम से कौन सुमेलित है? तो मतलब 1857 का विद्रोह जहां हुआ था और उसके नेतृत्वकर्ता के बारे में सुमेलित करना है। तो फर्स्ट है कि लखनऊ में बेगम हजरत महल, असम में मनीराम दत्त, बरेली में लियाकत अली। तो देखो ये बरेली में लियाकत अली नहीं थे, यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो बरेली में था, तो बरेली में अजीमुल्ला और खान बहादुर जो थे, इन दोनों ने नेतृत्व किया था, ठीक है, अजीमुल्ला और खान बहादुर ने। और ये देखो फर्स्ट और सेकंड हमारे सही हैं। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी और असम में मनीराम दत्त थे। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड सही हो गया, ए ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में कहा गया है कि 261 ईसा पूर्व में घटित कलिंग युद्ध का विवरण अशोक के किस शिलालेख से प्राप्त होता है? मतलब जो कलिंग युद्ध का विवरण के बारे में पूछना है। तो फर्स्ट है कि 13वां शिलालेख, 8वां शिलालेख, प्रथम शिलालेख और गुर्जरा शिलालेख। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। जो 13वां शिलालेख था जो अशोक का, इसी में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और यही सबसे बड़ा शिलालेख है इसका, और इसी में इनके बारे में बताया गया है। और उसी के बाद उन्होंने फिर कोई युद्ध भी नहीं लड़ा था, क्योंकि इतना वो द्रवित हो गए थे। यहीं से फिर धम्म नीति को इन्होंने प्रचार करना शुरू किया था, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। उनका छोटा सबसे अगर बात करें कि कौन सा शिलालेख है, तो रिमुनदेई जो शिलालेख था वो सबसे छोटा शिलालेख था, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो हमारे यहाँ 50 क्वेश्चन मतलब 50 यानी 25 हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट था। अब कल आपको इसका थर्ड पार्ट मिल जाएगा।
तो आप लोगों को अगर PDF चाहिए तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप, तो वहाँ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ही ईजिली आपको PDF मिल जाएगी, जिससे आप रिवीजन भी कर पाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको गाइज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो और अगर आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।